सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी का एक लेसन है जिसका नाम है साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी में कुल 12 लेसन हैं और जिसमें से ये प्रथम लेसन जिसका नाम है साझेदारी का सामान्य परिचय, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भी। साझेदारी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले साझेदारी की स्थापना हमारे देश में क्यों की गई, किसी व्यापार में कमियां थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए साझेदारी का उद्भव कब हुआ, यानी साझेदारी का निर्माण कब किया गया। तो सबसे पहले लिखते हैं कि साझेदारी का जो निर्माण किया गया है वो 1 अक्टूबर 1932 को किया गया। यानी साझेदारी को 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है। और यह साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। इसके साथ यह अनुबंध अधिनियम 1872 से लिया गया है। साझेदारी जो है वो साझेदारी से पहले हमारे देश में अनुबंध अधिनियम 1872 जो संचालित है उससे लिया गया है। यह अनुबंध अधिनियम 1872 से लिया गया है। और साझेदारी की जो स्थापना है, साझेदारी की जो स्थापना है वो एकांकी व्यापार की कमियों को पूरा करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई। ये तो है सामान्य परिचय साझेदारी का। अब थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि साझेदारी क्या है, किस व्यापार की कमियां थी। तो सबसे पहले बात करते हैं भी, हमारा ये एक व्यापार है। इस व्यापार को संचालित करने वाला जो मालिक है, यानी जो ओनर है, स्वामी, वो एक ही व्यक्ति इसका ओनर है। ऐसे व्यापार को हम, अगर किसी व्यापार को संचालित करने वाला एक ही ओनर हो, एक ही मालिक हो, तो ऐसा व्यापार होता है एकांकी व्यापार। ये हमारा एकांकी व्यापार है। इस व्यापार में पूंजी लगाने वाला एक ही मालिक होगा, प्रबंध व्यवस्था देखने वाला एक ही ओनर है। जोखिम जो होगी बिजनेस में, वह संपूर्ण जोखिम एक ही मालिक की, और बिजनेस में जो लाभ होगा, संपूर्ण लाभ एक ही मालिक का होगा। लेकिन एक व्यक्ति के पास सीमित पूंजी होगी, पूंजी कम मात्रा में होगी। प्रबंध जो व्यवस्था है, एक व्यक्ति इतनी कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। जोखिम जो है बिजनेस की, जोखिम जो है वह एक व्यक्ति को ही वहन करनी पड़ती है।
तो ये 3 प्रकार की एकांकी व्यापार की समस्याएं हैं। एकांकी व्यापार की ये 3 मूलभूत समस्याएं हैं कि कम पूंजी है, प्रबंध व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है, जोखिम वहन करने वाला एक ही व्यक्ति है। तो इन 3 समस्याओं को, ये 3 जो समस्याएं हैं, इन कमियों को पूरा करने के लिए साझेदारी का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि साझेदारी में एक से अधिक मालिक होंगे। अब साझेदारी के लिए क्या समझें भी, एक तो 3 प्रकार की जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करें, इसलिए एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करेंगे। एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करना है, हो सकता है एक व्यक्ति के पास पूंजी हो, तो एक व्यक्ति के पास प्रतिभा भी हो सकती है, योग्यता भी हो सकती है, वह किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है। तो हो सकता है हमें पूंजी के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिभा या उसकी योग्यता का उपयोग करने के लिए एक से अधिक लोगों को अपने व्यापार में शामिल करना होता है। तो जब एक से अधिक लोग किसी व्यापार में शामिल हो रहे हैं तो उस प्रकार के व्यापार को ही साझेदारी कहते हैं। तो जैसे हमें अपने व्यापार में वृद्धि करनी हो कि हमें व्यापार को और बढ़ाना है, भी व्यापार को बढ़ा रहे हैं, हमें व्यापार में वृद्धि करनी है, पूंजी में वृद्धि करनी है, किसी व्यक्ति की योग्यता का उपयोग, उसकी प्रतिभा का उपयोग करना है, इसके लिए हम एक से अधिक लोगों को अपने व्यापार में शामिल कर लेते हैं। जैसे एक से अधिक लोगों को अपने व्यापार में शामिल कर रहे हैं। एक से अधिक लोगों को हमने अपने व्यापार में शामिल कर लिया। तो एक से अधिक यानी 2 से अधिक व्यक्ति जिस व्यापार में शामिल होंगे, इन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से यानी अलग अलग ये व्यक्ति अगर हैं तो इन्हें कहा जाता है साझेदार। इन व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर कहा जाता है साझेदार। अगर इन्हें सामूहिक रूप से इन सबको एक साथ शामिल कर दें तो इन्हें बोला जाता है फर्म। और ये जिस व्यापार को संचालित करते हैं उस व्यापार का नाम भी क्या होगा, भी फर्म। तो व्यक्तिगत रूप से साझेदार, सामूहिक रूप से क्या बन गई भी, वो फर्म बन गई, सभी मिलकर। और अब क्या होगा कि सबसे पहले हम देखें, एक व्यक्ति है, अब एक से अधिक व्यक्ति जहां पर इकट्ठे होंगे किसी भी व्यापार को संचालित करने के लिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जहां पर शामिल होंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि उनमें संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो अगर इनके मध्य किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये किसी कानून का सहारा लेंगे। कानून 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 का सहारा लेंगे। और कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सरकार के पास होता है। कानून सरकार बनाएगी। और सरकार ने साझेदारी के मध्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर विवादों का निपटारा करने के लिए जो अधिनियम बनाया है, जो एक्ट बनाया है, उस नियम का नाम होता है अधिनियम। जो एक्ट बनाया है उस अधिनियम का नाम है साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी अधिनियम 1932, ये है इसका सामान्य परिचय साझेदारी का। अब बात करते हैं साझेदारी की। आगे साझेदारी की जो है परिभाषा, साझेदारी किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा की बात करते हैं। भारतीय साझेदारी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम की जो परिभाषा है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दी गई है। क्या दी गई है परिभाषा भी, कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है
साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। व्यवसाय के लाभों जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिनका संचालन उन सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यह है इसकी परिभाषा भी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य, इन सब के मध्य एक ऐसा संबंध है कि ये सभी मिलकर किसी व्यवसाय को संचालित करेंगे और इस व्यापार से, ये व्यापार है, इस व्यापार से इन सबको क्या प्राप्त होगा? लाभ। उस लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होंगे और ये जो व्यापार है, इस व्यापार को सभी के द्वारा, ये सभी मिलकर भी संचालित कर सकते हैं या सब मिलकर किसी एक को नियुक्त कर देते हैं, तो सभी की ओर से किसी एक के द्वारा भी व्यवसाय को संचालित किया जा सकता है, तो भी उसे ही साझेदारी कहा जाता है। ये तो है इसकी परिभाषा कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिनका संचालन उन सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता, साझेदारी की विशेषता। साझेदारी की विशेषताएं। अब विशेषता की बात करते हैं। अभी साझेदारी की क्या क्या विशेषता है। एक नंबर बात करेंगे सबसे पहले। एक नंबर जो पॉइंट है इसका, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब सबसे पहले बात करते हैं भी साझेदारी के निर्माण के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है एक व्यक्ति है एकांकी व्यापार, एक से अधिक, ये दो से अधिक व्यक्ति अगर शामिल हो जाएंगे तब क्या बन जाएगी? साझेदारी। तो सबसे पहली वही विशेषता, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं भी इसमें दो प्रकार के अधिनियम हो गए, कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013। वर्तमान में हमारे पास कंपनी अधिनियम 2013 है, लेकिन हम डिस्कस
इससे पहले का जो अधिनियम है 1956, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि न्यूनतम सदस्य संख्या और अधिकतम। सबसे पहले साझेदारी कंपनी अधिनियम 1956 में न्यूनतम सदस्य संख्या 2, 2013 में भी न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है, लेकिन अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो बैंकिंग व्यवसाय जो हमारा है बैंकिंग, उसमें अधिकतम संख्या 10 है। अन्य व्यवसाय या गैर बैंकिंग जो है, गैर बैंकिंग जो है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या 20 है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या केवल 50 है। ये ध्यान रखें, इसमें अधिकतम संख्या कितनी है अभी 50 है। अब आपको थोड़ी सी जो बातें ध्यान रखनी है इसमें, 1 नंबर, साझेदारी संलेख में अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है, यानी साझेदारी संलेख में कहीं पर भी अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, न्यूनतम के बारे में, लेकिन अधिकतम के बारे में साझेदारी संलेख में नहीं है भी। ये जो सदस्य संख्या ये कंपनी अधिनियम में है, ये ध्यान रखिए कंपनी अधिनियम में है, साझेदारी संलेख में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। अगली बात, एक अवयस्क जो 18 वर्ष से कम का व्यक्ति है, अवयस्क, पागल व कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति फॉर्म में साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकता, यानी एक अवयस्क, एक पागल और कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति को साझेदारी में शामिल नहीं किया जा सकता। भविष्य में साझेदारों की संख्या, भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर एक रह जाए, यानी घटकर एक रह जाए तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे एक फर्म में 4 साझेदार हैं, चारों प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, चारों की मौत हो गई तो साझेदारी का समापन। अगर चारों में से 3 प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तीनों साझेदार की मृत्यु हो गई, शेष कितना बचा भी 1, तो इसका मतलब फर्म पर क्या प्रभाव हुआ, साझेदारी का समापन हो गया। ये है इसकी विशेषता। 1 नंबर के बाद 2 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता साझेदारी का निर्माण करने के लिए साझेदारों के मध्य
लिखित या मौखिक सहमति होनी आवश्यक है भी। बिना सहमति के साझेदारी का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो जो समझौता है वो लिखित भी हो सकता है और वो आपका मौखिक भी हो सकता है। तो साझेदारी का निर्माण लिखित या मौखिक सहमति के द्वारा किया जा सकता है। अगला जो है व्यवसाय। साझेदारी का निर्माण करने के लिए साझेदारों के मध्य व्यवसाय का होना जरूरी है। बिना व्यापार साझेदारी मान्य नहीं है। अगर आप निस्वार्थ भाव से या सेवा भाव से किसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं तो वो साझेदारी की श्रेणी में नहीं आती। साझेदारी की श्रेणी में व्यवसाय की कंडीशन में होने पर ही साझेदारी मान्य है। तो साझेदारी के लिए व्यापार होना जरूरी है। 4 नंबर, लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन ये हमने पढ़ा है भी कि साझेदारी में फर्म के द्वारा जो भी लाभ कमाया जाएगा वो सब में विभाजित किया जाएगा उनके द्वारा तय लाभ हानि अनुपात में। तो लाभों का विभाजन होना आवश्यक है जितने साझेदार इस साझेदारी फर्म में कार्यरत हैं। आगे क्या ध्यान में रखना है, एक आवश्यक साझेदार केवल फर्म के लाभों में हिस्सा लेता है, हानियों में हिस्सा नहीं लेगा। ये ध्यान रखें भी, एक आवश्यक जो साझेदार होता है, आवश्यक साझेदार केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं, यानी हानि में नहीं। आवश्यक का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। तो ऐसे अगर साझेदार को फर्म में शामिल किया गया है तो वो केवल लाभों के लिए शामिल होगा, हानियों के लिए उसे शामिल नहीं किया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है 5 नंबर, जिसका नाम है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है भी, जैसे ये एक फर्म है भी, ये एक फर्म है और इस फर्म में ये जो एक व्यापारी है, एक स्वामी है, साझेदार है भी, जितने भी साझेदार हैं, इस साझेदार ने इस फर्म में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, 2 लाख रुपए, और इस फर्म को लॉस हो गया, हानि हो गई। तो हानि होने की दशा में अगर इस साझेदार का दायित्व केवल 2 लाख तक ही सीमित हो, यानी उसने जितने रुपए इस फर्म में लगाए हैं उस तक ही सीमित हो, वो तो होता है सीमित दायित्व। वो क्या होगा अभी, सीमित दायित्व है। अगर उसे इस लगाई गई राशि से अधिक दायित्व वहन करना पड़े, यानी दायित्व चुकाने के लिए उसे अपनी निजी संपत्ति, यानी अपनी घर की संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति का अगर उपयोग करना होगा तो इस प्रकार के दायित्व को हम असीमित दायित्व कहते हैं। यानी किसी भी साझेदार के द्वारा फर्म के दायित्व को पूरा करने के लिए अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करना होता है, उसे हम असीमित दायित्व कहते हैं। अंतिम जो इसका टॉपिक है वो है पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं का मतलब होता है सभी अनुबंध लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लागू होता है। इन जितने भी अनुबंध साझेदारी में लागू किए जाते हैं वो सभी के साथ, सभी साझेदारों के मध्य लागू होने के साथ साथ अगर एक व्यक्तिगत साझेदार पर भी लागू होते हैं तो उसे बोला जाता है पृथक अस्तित्व नहीं माना जाता। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पृथक अस्तित्व उसका नहीं माना जाता, उसका हित उसी में विद्यमान होता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं साझेदारी के प्रकार।
साझेदारी कितने प्रकार की होती है? साझेदारी के प्रकार, कितने प्रकार की साझेदारी होगी उस पर डिस्कस करते हैं। साझेदारी के जो प्रकार माने गए हैं वो हैं 4। एक नंबर, जिसका नाम है दायित्व के आधार पर साझेदारी। दायित्व के आधार पर साझेदारी। 2 नंबर जो हमारी साझेदारी है जिसका नाम है समय अनुसार। समय अनुसार साझेदारी, समय के आधार पर साझेदारी। 3 नंबर जो हमारी है वो है उद्देश्य अनुसार। उद्देश्य अनुसार। उसके बाद अंतिम जो है वो है वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर साझेदारी। ये 4 प्रकार हैं। 4 में जो सभी के 2-2 भाग है भी। सबसे पहले हम जो बात करते हैं दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर जो साझेदारी है, दायित्व के उसका जो पहला भाग है वो है सीमित दायित्व साझेदारी। और 2 नंबर जो साझेदारी है इसकी वो है असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी। समय अनुसार साझेदारी के भी 2 भाग हैं, जिसमें पहला जो भाग है वो है निश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी। और इसका जो 2 नंबर भाग है वो है अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चित उद्देश्य के आधार पर। तो पहला उद्देश्य है उसका नाम है ऐच्छिक साझेदारी। और 2 नंबर जो इसका भाग है उसका नाम है विशेष साझेदारी। और वैधता के आधार पर 1 नंबर जो है वो है वैध साझेदारी। और इसका 2 नंबर जो टॉपिक है वो है अवैध साझेदारी। ये है इनके प्रकार, साझेदारी के प्रकार की। साझेदारी किन किन प्रकार की है भी? सीमित, असीमित, निश्चित, अनिश्चित, ऐच्छिक और विशेष। अब बात करते हैं 1 नंबर जो साझेदारी है सीमित साझेदारी। इसका जब किसी साझेदार में किसी साझेदार का दायित्व उसके द्वारा विनियोजित पूंजी तक ही सीमित होता है तो उसे सीमित साझेदारी कहते हैं। यानी किसी भी साझेदार का फर्म में लगाई गई पूंजी तक ही दायित्व होता है, जिसे बोलते हैं विनियोजित। लगाई गई पूंजी तक ही दायित्व होता है, वो तो है सीमित दायित्व साझेदारी। उसके बाद है असीमित, वह साझेदारी जिसमें सभी साझेदारों का दायित्व व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से लेनदारों के प्रति असीमित होता है। अर्थात उसे अपने दायित्व का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत या निजी संपत्ति का उपयोग करना होता है, उसे असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। उसके बाद है आपकी निश्चितकालीन जो साझेदारी है उसका अर्थ है ऐसी साझेदारी जिसका निर्माण एक निश्चित समय के लिए किया गया है, वह निश्चितकालीन साझेदारी है। देखो नाम से ही पता है, निश्चित यानी फिक्स है, काल यानी समय,
ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि निश्चित हो, वो निश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चित, यदि किसी साझेदारी का निर्माण करते समय उसकी समय अवधि निश्चित नहीं की गई है, वो लंबे समय तक चलेगी, वो अनिश्चितकालीन साझेदारी है। नाम से ही पता है, निश्चित काल, अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं है, क्या नहीं है, समय अवधि। तो ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि पूर्व निर्धारित नहीं है वो तो अनिश्चितकालीन, जिसकी पूर्व निर्धारित है वो निश्चितकालीन साझेदारी है। तो नाम से ही पता चलता है, देखो, निश्चित काल यानी समय, अनिश्चित ये निश्चित नहीं है, क्या, काल यानी समय। उसके बाद बात करते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक जो हमारी है, ऐच्छिक साझेदारी, जब कोई साझेदार अनिश्चित काल के लिए कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करता है उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति ने कोई भी व्यापार प्रारंभ किया है लेकिन उसकी समय अवधि पूर्व निर्धारित नहीं कर रखी है, वो अनिश्चित समय तक चलेगी, वो ऐच्छिक। लेकिन इन दोनों की जो परिभाषा है वो कुछ मिलती जुलती है भी। विशेष, जब साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य या किसी विशेष काम के लिए स्थापित की जाती है उसे विशेष साझेदारी कहा जाता है। जैसे पुल का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाना, सड़क बनाना, नहर बनाना, ये एक विशेष कार्य है जिसमें संरचना होती है, भी एक ढांचा होता है। तो विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो साझेदारी की जाती है वो विशेष। उसके बाद है वैध, वैधता के आधार पर। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा अधिनियम में, साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों में रहकर ही साझेदारी को संचालित किया जाता है, वो वैध साझेदारी है। जैसे सदस्य संख्या न्यूनतम 2 होगी, अधिकतम 50 होगी। तो सरकार यानी अधिनियम के द्वारा लगाए गए नियमों में ही रहकर जो व्यापार, जो व्यवसाय संचालित किया जाता है वो वैध साझेदारी है। अवैध यानी सरकार के द्वारा तय किए गए नियमों से हटकर या नियमों से बाहर जिस व्यवसाय को संचालित किया जाता है वो अवैध साझेदारी है। जैसे सदस्य संख्या 2 से कम होना, 50 से अधिक होना। साझेदारी का उद्देश्य है अवैध या गैरकानूनी होना। साझेदारी का व्यापार सार्वजनिक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। साझेदारी में शत्रु राष्ट्र का नागरिक सदस्य हो। तो इस प्रकार की साझेदारी को अवैध साझेदारी कहा जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।